हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए, पिछले चैप्टर में ब्रीफली मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं। तो इस आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम लोग प्राइमरी को अलग से देखेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 5 है, हम यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उससे अगला जो आएगा उसमें हम टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपना जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी वाले पार्ट को अगर आप देखो तो वहां पे क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, जीएस पेपर 1 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। तो ये जो चैप्टर होने वाले हैं ना अभी आपके, यहां पे आपका वो टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 5 में, हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कितने टाइप की होती हैं, उनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, उसकी लोकेशंस कहां कहां पे पाई जाती हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका वो चैप्टर यहां पे बेसिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे ये प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो क्यों होती हैं, उसके कारण भी हम लोग यहां पे जानने की कोशिश करेंगे, और मैप्स के थ्रू हम यहां पे चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर हो जाएगी। लेकिन आपको मैं आगे बढ़ने से पहले सजेशन देना चाहूंगा कि जो मैप वर्क आप यहां पे करोगे ना, आप उसको अपने हाथ से करें। अगर हाथ से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ना रहता है। आपके पास एक आपका एटलस होता है जो हमेशा आपके पास होना चाहिए, राइट। दूसरा, आपके पास ब्लैंक मैप्स भी होने चाहिए। इंडिया के ब्लैंक मैप्स अलग से होने चाहिए, वर्ल्ड के ब्लैंक मैप्स अलग से होने चाहिए। तो इंडिया में जो लोकेशंस हैं, अपने हाथ से आप खुद उसको जो है वहां पे मतलब इंडिकेट करोगे। उसी तरह से जो वर्ल्ड मैप है वहां पे आप इस तरह के मैप को इंडिकेट कर सकते हो। तो जब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां की ईच एंड एवरी लोकेशन आप जो है अपने हाथ से अपने ब्लैंक मैप के ऊपर लिखें, उसको शेडिंग करें, बनाएं, और उसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो। इस तरह से हमारा मैप वर्क पूरी तरह से कवर होता है। और एक बार अगर आपने ये लोकेशंस वगैरह अगर आपने अपने मैप के ऊपर लिख दिया ना, आपने बना लिया ना, तो फिर आप कभी इसको भूलोगे नहीं, और अपने एग्जाम में भी उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। तो चैप्टर आगे बढ़ने से पहले सभी के पास अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी, एटलस, ब्लैंक मैप और पेंसिल वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर से पूरा बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। चलिए, डिले नहीं करते हैं ज्यादा, सीधा करते हैं काम की बात। तो प्राइमरी एक्टिविटी, देखिए हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो हमारे पास बेसिकली ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसे ना आप ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हो। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, और जहां पे जिनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, जहां से इनकम जनरेट होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे ज्योग्राफी में फिजिकल पार्ट में तो साइक्लोन्स हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, विंड हो गया, प्रेशर सिस्टम, वो सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, माइनिंग वगैरह पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइप की एक्टिविटी पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ये सब चीजें, इरिगेशन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ये सब हम अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से इनकम जनरेट होती है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप समझ गए होंगे, जहां से इनकम जनरेट होती है। तो बात उसने वही बोली है कि देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ओनली प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है ना, बिल्कुल शुरुआत होती है इंसान, जब इंसान बना तो हमारा जब एवोल्यूशन हुआ, जो स्टार्टिंग हमारी स्टेज थी, है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी से स्टार्ट होती है। इवन जो एनिमल्स हैं, जैसे है ना, एनिमल्स हैं, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो सर्वाइवल के लिए करते हैं। हम लोगों ने भी जब अपने सर्वाइवल के लिए एक्टिविटी करना शुरू किया तो उसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। देखिए, जब इंसान शुरू शुरू में डेवलप हुआ, हमारा दिमाग डेवलप हुआ, है ना, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारे ब्रेन का, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले हंटिंग करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो सर्वाइवल के लिए हमारी एक्टिविटी हुई, वो एक्टिविटीज पूरी तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती थी। देखिए, उस समय आप टूल्स तो नहीं बना सकते थे, ना ही उस समय आप गाड़ियां बना सकते थे, क्योंकि इतना हमारा एवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। तो उस समय सर्वाइवल के लिए इंसान बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता था, जो कि उसके सराउंडिंग में आसपास उसको मिल जाती थी। तो जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते थे, तो हम लोगों ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया,
और उसको खाना शुरू कर दिया। शुरू में तो कच्चा ही खाते थे, बाद में जब आग की खोज हुई तो हम लोगों ने उसको पका के खाना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन हंटिंग हम लोगों ने सबसे पहले शुरू करना किया जब हम लोग बहुत प्रिमिटिव हुआ करते थे। सिविलाइजेशन सब स्टार्ट ही नहीं हुई थी ना, जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय हम लोगों ने हंटिंग करना शुरू किया। लेकिन हंटिंग के साथ साथ हम लोगों ने कुछ गैदरिंग करना भी शुरू किया। देखिए, इंसान को धीरे धीरे ये पता चला कि आपके आसपास जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको खाया जा सकता है। तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हम लोग कुछ फ्रूट्स वगैरह को भी ट्राई करने लगे, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलना शुरू हुआ। तो उसको हम लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, आप हंटिंग हमेशा नहीं कर सकते, है ना। जैसे समर के समय में तो बहुत सारे एनिमल्स आपके पास आसपास होते हैं, तो आप इजिली हंटिंग कर सकते हो। लेकिन विंटर के समय में क्या, विंटर के समय में जब एनिमल्स की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो जैसे जानवरों को हम लोगों ने गैदर किया, फ्रूट्स वगैरह को हम लोगों ने गैदर किया, या कुछ और चीजें हमें मिली, बेरी है ना, बेरी वगैरह मिल गया, कुछ कुछ भी मिल सकता है जंगल में। तो वहां से हम लोगों ने उसको गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर आपने कभी पढ़ा है उसको, तो आप ये भी जानोगे कि जो मर्द होते थे, जो मेल होते थे, मेल मेंबर जो कम्युनिटी के होते थे, वो शिकार करने जाते थे, तो वो हंटिंग करने जाते थे। उसके पीछे से जो ओल्ड एज होते थे या जो वीमेन होती थी जो केव में रहती थी, वो आपके आसपास के फ्रूट्स वगैरह को गैदर करते थे, है ना। तो ये हंटिंग और गैदरिंग बहुत प्रिमिटिव एक प्रैक्टिस होती है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो सबसे प्रिमिटिव एक्टिविटी होती है, बेसिकली आपकी प्राइमरी एक्टिविटी ही होती है, जहां पे हम लोग पूरी तरह से एनवायरनमेंट और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे वो लैंड हो, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, कुछ भी तरह की चीजें हों, आप हमेशा अपने एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हो। घर बनाना है तो मिट्टी का घर बनाएंगे, कपड़े पहनने हैं तो वो भी जानवरों की खाल वगैरह पहनेंगे, है ना, या पत्ते वगैरह पहनते थे। हर चीज के लिए, है ना। लैंड चाहिए तो जंगल को काट के साफ करके आपको लैंड की जरूरत है तो लैंड भी आपको मिल जाएगा। हर चीज के लिए वी वर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट एंड द इमीडिएट नेचर। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी activity, which is the most basic activity that we as a human being started in the initial years for the survival of our species. That is called your primary activity. तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, हंटिंग और गैदरिंग हम लोगों ने बात कर लिया। पास्टोरल एक्टिविटीज, जानवरों को चराते हैं हम लोग ना, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग। तो इन चीजों में सब में कॉमन क्या है, इनमें एक ही चीज कॉमन है, नेचर, एनवायरनमेंट, है ना। कहीं पे भी यहां मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे यहां पे सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। ओनली प्राइमरी बेसिक एक्टिविटीज विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो अभी हम लोग एक एक करके हर एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, हंटिंग गैदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, पास्टोरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और दुनिया में कहां कहां उसको प्रैक्टिस किया जाता है वो भी देखेंगे। तो आने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए, कहता है द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, एडिबल जो प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स वगैरह, उनको खा सकते थे हम लोग, है ना, तो उसको खाते थे। जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। जो बहुत ठंडी जगह होती हैं या फिर बहुत ही एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट होता है, वहां पे लोग हंटिंग से सरवाइव करते हैं। जैसे मान लो अगर आप बात करो, जैसे हायर लैटिट्यूड पे आप बात करते हो, है ना, आर्कटिक की आप बात करते हो, आप टुंड्रा एरिया की बात करते हो, या फिर जहां पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर के ऊपर, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे सहारा डेजर्ट वगैरह पे, वहां पे लोग ज्यादातर हंटिंग वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जहां पे होता है, वो एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, फिश कंज्यूम करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो एक बार अगर आप लोकेशन देखो, आपके यहां से खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो डार्क ग्रे वाला, यहाँ पे लोग ज्यादातर हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटीज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, कॉमन चीज, कि यहाँ पे काफी एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, इधर वेरी हॉट और इधर वेरी कोल्ड,
ठीक है, यहां पे जो है वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए जो है यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, मतलब गैदरिंग थोड़ा सा एडवांस होता है हंटिंग से, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग को हम लोग एक साथ ही कंसिडर करते हैं बेसिकली। कहता है मैनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज जो है वो इलीगल हंटिंग की वजह से और पोचिंग वगैरह की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए या फिर एंडेंजर्ड सिचुएशन में चले गए। अब जब देखें इंसान हंटिंग क्यों करता है, इंसान हंटिंग इसलिए करता है क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसके पास बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, हंटिंग करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जानवर को हाथों से हंट करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव टूल्स बनाता है ना, पत्थर के टूल्स बनाता है, पेड़ वगैरह की जो लकड़ी होती है उसके कुछ टूल बना लिया, कुछ हथियार वगैरह बना लिया, या फिर वो है ना तीर कमान रखता है, एरो वगैरह रखता है, बो रखता है, उससे कुछ बना लिया, या फिर जानवरों की जो हड्डियां होती हैं हड्डियों से कोई ना कोई टूल बना लिया। तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के टूल्स उसके पास होते हैं हंटिंग करने के लिए और सामान को गैदर करने के लिए, राइट। तो हंटिंग और गैदरिंग जो है वो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वहां पे आपको ऑप्शन दे सकता है, माइनिंग का ऑप्शन दे सकता है आपको, एग्रीकल्चर का ऑप्शन दे सकता है आपको, हंटिंग का ऑप्शन दे सकता है आपको, पास्टोरलिज्म का आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इसका आंसर आप जो है हमेशा हंटिंग ही लिखोगे। दिस इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज नोन टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कहता है गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स विद द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। वही बात हो गई, हंटिंग भी वहीं पे हो रहा है तो गैदरिंग भी वहीं पे हो रहा है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज। आज भी जैसे अंडमान निकोबार का एग्जांपल दो, वहां पे कई सारे ट्राइब्स हैं जो आज भी हंटिंग गैदरिंग करती हैं। अमेजोन के जंगलों में आप जाओगे तो वहां पे भी कई ट्राइब्स ऐसी होती हैं। आप सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट या फिर टुंड्रा वगैरह में जाओगे, वहां पे आपको बहुत प्रिमिटिव सोसाइटीज देखने को मिलती हैं जिनका मॉडर्नाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो टूल्स होते हैं वो भी बहुत प्रिमिटिव होते हैं। आज भी वो जो है नंगे ही घूम रहे हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं है क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं उनके पास। तो हंटिंग और गैदरिंग करने वाली सोसाइटी जो है, ऐसा नहीं कि वो पहले हुआ करती थी, आज भी होती हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या काफी कम है। लेकिन जब शुरू शुरू में इंसान जब इवोल्व हुए तो ज्यादातर जो सोसाइटी थी वो हंटिंग और गैदरिंग ही करते थे। ठीक है, तो अपनी हर जरूरत के लिए, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, है ना, नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसमें आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है ना, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बहुत ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। यील्ड पर पर्सन बहुत कम होती है। ठीक है, डेफिनेटली सीधी सी बात है कि हर आदमी बहुत सारा चीजें इकट्ठा थोड़ी कर सकता है, हंट थोड़ी कर सकता है, हल्का फुल्का जो है आप इकट्ठी करते हो। और इसीलिए जो सोसाइटीज होती है ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं होती हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, इसलिए हर चीज वो कम्युनिटी बेसिस पे ही करते हैं। तो वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो कम्युनिटी में जितने भी 15 20 50 लोग होते हैं वो एक साथ ही चीजों को कलेक्ट करते हैं, एक साथ ही उसको हंट करते हैं और मिल बांट के एक साथ ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा एकदम इक्वल सोसाइटी होती है। प्राइवेट चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तेरा है ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी सरप्लस नहीं होता। ठीक है, हर चीज जो भी हंटिंग की जाती है, गैदरिंग की जाती है, उसको टाइम टू टाइम कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होगी तो हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। तो हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में और लो लैटिट्यूड वाले एरिया में, दोनों जगह पे, जैसे अमेजोन के बेसिन है ना, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जैसे फिगर पॉइंट ये 2 आपने देख ही लिया ना, यहाँ पे आपकी जो है हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी की जाती है। ये तो होगी पुराने जमाने की बात, लेकिन क्या नए जमाने में भी गैदरिंग की जाती है? यस, कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव नहीं है, थोड़ा बहुत उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लेकिन आज भी वो लोग नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जब क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन का टच आ चुका है, इसलिए उनको पता है कि पैसा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मार्केट क्या होती है। तो कुछ मॉडर्न सोसाइटी भी जो है गैदरिंग का काम करते हैं। जैसे अगर आप सेंट्रल इंडिया में चले जाते हो, राइट, जो नक्सलाइट हिट एरिया होता है, वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज जंगलों में रहती हैं, अब वो इतनी प्रिमिटिव नहीं है जितनी ओके हंटिंग और गैदरिंग करती हैं। गैदरिंग वो करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, कुछ गैदरिंग मार्केट के पर्पज से भी की जाती है। जैसे टेंडू लीव्स होते हैं, जिसे आप जो है पान का पत्ता कहते हो ना, इस तरह की चीजें, और शहद होता है, जैसे वहां पे हनी होता है, या कुछ और चीजें जो जंगलों में मिलती हैं, वो लोग उसको गैदर करते हैं।
गैदर करने के बाद हल्का फुल्का उसको प्रोसेस करते हैं, अपने हाथ से ही घर पे ही कर लेते हैं, कोई मशीनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद उसको मार्केट में बेच देते हैं, है ना। तो वो मॉडर्नाइजेशन के समय में गैदरिंग की जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो कमर्शियल पर्पज से की जाती है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जंगलों से वो कलेक्ट किए जाते हैं। उसने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे जो बार्क होता है पेड़ का, है ना, उससे जो है क्यूनाइन बन सकता है, टैनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोर्क वगैरह बनाया जाता है, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, बेवरेजेस वगैरह के लिए, फाइबर के लिए, नट्स एंड फ्रूट्स को जो है गैदर किया जाता है। तो यहाँ पे जो गैदरिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होती। यहाँ पे गैदरिंग थोड़ी बहुत मार्केट के लिए भी की जाती है, मार्केट में उस सामान को बेचने के लिए भी की जाती है। तो मॉडर्न समय में थोड़ा सा गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह के एग्जांपल आप डेफिनेटली दे सकते हो, ठीक है। चलिए, कहता है गैदरिंग हैज लिटिल चांस टू बिकम इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया देखो ग्लोबलाइज वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो तो बहुत मॉडर्न हो गया है ना, हर चीज फैक्ट्रीज में बनती है, डिजिटल एज आ गया है, कंप्यूटर एज आ गया है। तो गैदरिंग करने से आप जो है थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो मॉडर्न समय में, लेकिन आप ग्लोबल प्रोडक्ट के साथ कभी भी कंपीट नहीं कर पाओगे, ना तो क्वालिटी वाइज और ना ही क्वांटिटी वाइज, जो चीजें फैक्ट्रीज में बनती हैं, ठीक है। क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है आजकल जो फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, डेफिनेटली दे हैव बेटर क्वालिटी एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ मोर क्वांटिटी एज वेल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट। हार्श क्लाइमेट होता है वहां पे पाई जाती हैं, ठीक है, हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में और लो लैटिट्यूड वाले एरिया में पाई जाती हैं, ये एक्टिविटीज की जाती हैं। चलिए, अगली जो हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी है वो है हमारे पास पास्टोरलिज्म, ठीक है। पास्टोरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पे हम अपने जानवरों को चराते हैं, बेसिकली जिसे हम लोग एक बार तरह से ना खाना बदोश भी बोल सकते हैं। जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, है ना, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे जो घास के मैदान होते हैं, है ना, ग्रासलैंड्स होते हैं, वहां पे चराने के लिए लेके जाते हैं, समर में और विंटर में अलग अलग वो इस तरह से मूव करते रहते हैं अप एंड डाउन, राइट। तो वो पास्टोरलिज्म एक्टिविटी होती है, राइट। तो उसके बारे में बात करता है। तो धीरे धीरे जब इंसानों की हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी इंसानों की, तो हम लोगों ने एक चीज का रियलाइज किया कि यार हम लोग हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। डिमांड बढ़ने लगी ना जब इंसान ज्यादा होने लगे, और हंटिंग और गैदरिंग काफी नहीं था हमारे लिए, तो उस समय हम लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो जैसे कोई गाय है, अब गाय को काट के उसको खाना वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन गाय को जब पालते हो तो उससे आपको रेगुलर दूध मिलता है ना, वो ज्यादा सस्टेनेबल है। तो धीरे धीरे इंसान को यह पता चला कि हंटिंग और गैदरिंग शायद इतनी सस्टेनेबल नहीं है हमारे लिए, दैट इज वाई फिर हम लोगों ने एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया। और इसके बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं। आजकल तो जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है सब्सिडेंस तरीके से, और एक किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल पे आजकल डोमेस्टिकेशन किया जाता है जानवरों का, है ना। बड़े बड़े पिग फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो ये कमर्शियल ही तो है, कमर्शियल डोमेस्टिकेशन है, राइट। और अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे नोमैड्स मिलेंगे, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाते हो वहां पे नोमैड्स मिलेंगे, लोग अपनी गाय बकरी को चराते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं चराते हुए, है ना। सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल होता है, तो कई तरह का नेचर यहाँ पे पाया जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस आने वाले पैराग्राफ में, टॉपिक में। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, देखिए पिक्चर में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये जो लोग होते हैं ना, अपनी बकरी भेड़ या जो भी जानवर इनके पास होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन दे आर रिजाइडिंग इन, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के जानवर वहां पे पालते हैं। तो ये जो नोमैड्स होते हैं ना, ये एक जगह पे टिक के नहीं रहते, ये लगातार मूव करते रहते हैं, है ना, खाना बदोश जिसको आप बोल सकते हो। तो ये होते हैं आपके नोमैडिक हर्डिंग। हर्ड मतलब जो इनके पास जानवर होते हैं ना, उसका हर्ड होता है, भीड़ होती है बेसिकली, राइट। उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना, आपके आसपास जो बहुत सारी भीड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, या कुछ गाय होती हैं, भैंस होती हैं ना, ऊंट होते हैं, वो लोग इधर से लेकर उसको जो है जाते रहते हैं। तो जिसे कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। लेकिन वो ऐसे जाते क्यों हैं, उसका कारण क्या है? उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि
वो पास्टोरल की तलाश में जाते हैं, मतलब घास की तलाश में जाते हैं। पहाड़ी एरिया में तो मोस्टली आपको ये देखने को मिलता है। तो कहता है कि जो पास्टोरल नोमैडिज्म होता है, इट इज अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी। देखिए सबसिस्टेंस ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप सर्वाइवल की बात करते हो, यहां पे आपको कुछ भी मार्केट में नहीं बेचना है। सबसिस्टेंस का मतलब यह है कि जितना आप प्रोड्यूस करते हो उतना ही आप कंज्यूम करते हो, आपके पास कुछ भी सरप्लस नहीं होता। दैट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो हर्डर्स होते हैं, जो खाना बदोश होते हैं, चराने वाले, वो हर चीज के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, टूल्स हो, या फिर ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज के लिए जो है वो एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे डेफिनेटली घूमते रहते हैं अपने लाइफ स्टॉक को लेके। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ द पास्चर्स एंड द वाटर, पानी की तलाश में, घास के मैदानों की तलाश में, जहां घास मिलता है ना, उसके बेसिस पे वो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्युपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरीज। अब ऐसा भी नहीं है कि जहां पे मुंह उठाया वहीं पे चल दिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे अलग अलग नोमैडिक हर्डर्स रह सकते हैं। तो उनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं कि भैया तुम यहाँ पे अपने जानवरों को लेके आना, हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, है ना। तो इससे जो है उनके बीच में क्लैश नहीं होता, और जो टेरिटरी होती है वो भी सेफ रहती है, सस्टेनेबल हर्डिंग कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज होती है। कहता है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन द डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगह पे डेफिनेटली अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, वहां पे ज्यादातर जो है कैटल्स की हेडिंग की जाती है, गाय वगैरह की, है ना, कैटल्स रखे जाते हैं। सहारा जब डेजर्ट में आप जाओगे, या एशियाटिक डेजर्ट में आप जाते हो, थार वगैरह, या फिर अरेबिक डेजर्ट में आप जाते हो, वहां पे ज्यादातर जो है शीप्स, गोट्स और कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप तिब्बत में जाते हो, एंडीज में जाते हो, तो वहां पे आपको याक देखने को मिलेगा और लामास देखने को मिलेंगे। उसकी पिक्चर भी शायद थी मेरे पास, है ना। तो ये देखिए, ये है लामास। आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए कीना की जो है, ये मसाई एक ट्राइब है, वहाँ पे अफ्रीकन ट्राइब है। ये अपने कैटल्स को, गाय वगैरह को लेके चराते रहते हैं। तो दीज आर द नोमैडिक हर्डर्स एंड दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर जियोग्राफिकल लोकेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए। कहता है पास्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद द 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं जहां पे ज्यादातर नोमैडिक हर्डिज्म किया जाता है। द कोर रीजन, जो कोर रीजन कौन सा है? It extends from the Atlantic shore in the North Africa eastward across the Arabian Peninsula into the Mongolia and the Central China। दूसरा जो रीजन है वो है टुंड्रा वाला रीजन, और अगला जो रीजन है वो आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर। देखिए डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, तो पढ़ने से बढ़िया तो डायग्राम ही देख लेंगे। तो आपका ये जो पूरा सहारा डेजर्ट वाला रीजन हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, उसके बाद ये जो है थार के डेजर्ट से होता हुआ सेंट्रल एशियन डेजर्ट, यहाँ पे आपका जो टकला मकान हो गया, मंगोलिया, तिब्बत, है ना, उस रीजन में आपका जो है यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। आपका ये जो है टुंड्रा वाला रीजन हो गया ऊपर पूरी तरह से। उसके अलावा आपका जो है ये आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर। यहाँ पे आपका ये 3 रीजन ऐसे हैं, 1, 2 और 3, जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग आज भी जो है काफी बड़े लेवल पे की जाती है। ठीक है, वो चीज हो गई। अब देखिए इसका नाम ही इसका नोमैड है। नोमैड मतलब एक जगह पे तो टिकेंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो ये जो मूवमेंट होती है ना इनकी हर्डर्स की, वो 2 तरह की हो सकती है। वो मूवमेंट वर्टिकल भी हो सकती है, वो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि वो माउंटेन की बॉटम से लेके टॉप तक जाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे समर में क्या होता है। समर में जो है जनरली, मैं यहाँ पे एक ना ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, बीच में काम आएगा आपका। तो देखिए समर में क्या होता है, समर में बर्फ पिघल जाती है ना, बर्फ पिघल जाती है, बारिश होती है। उस समय जो ऊपर वाले जो स्लोप्स होते हैं, यहाँ पे आपको ग्रास देखने को मिलता है समर्स में। तो वो लोग क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ अपने जानवर लेके चले जाते हैं। लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में यहां हो जाता है स्नोफॉल। तो स्नोफॉल होने की वजह से वहां से घास खत्म हो जाता है। तो घास के मैदान जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं विंटर के टाइम पे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर एक्सट्रीमली लो हो जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो वो वर्टिकल मूवमेंट भी करते हैं समर और विंटर में।
ठीक है। इसी तरह की मूवमेंट वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड, क्योंकि हायर लैटिट्यूड में क्या होता है, विंटर में स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी, तो वो लोग थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ की मूवमेंट आपकी हो सकती है समर और विंटर में अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है। तो वो माउंटेन्स में इस तरह से मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया अकॉर्डिंग टू द सीजन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, आप ये वर्ड आपने याद रखने ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस, जब हर्डर्स, नोमैडिक हर्डर्स समर और विंटर में इस तरह से मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है। वी हैव सच ट्राइब्स इन इंडिया एज वेल इन द हिमालयन रीजन्स, in J&K we have, in Uttarakhand we have, in Himachal Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh we have some tribes and they are the nomadic herders। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज एंड द भोटियास। ठीक है, वो इस तरह से समर और विंटर में मूव करते रहते हैं। उसके अलावा जो है इन द टूंड्रा रीजन में भी जो है नोमैडिक जो हर्डर्स होते हैं दे मूव साउथ टू नॉर्थ, है ना, वही आपको मैंने बताया, साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, वन फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड, है ना, समर और विंटर में नॉर्थ टू साउथ आते हैं। हाँ, हिमालयन एरियाज में क्या होता है, पहाड़ी एरिया में क्या होता है, आप जो है टॉप टू बॉटम जाते हो ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ये तो हो गया आपका नोमैडिक हर्डिंग हो गया। तो जानवर जो पाले जाते हैं वो सिर्फ इसी तरीके से नहीं पाले जाते, जानवरों को पालने का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। यहां पे कौन सा वर्ड आ गया, यहां पे वर्ड आ गया कमर्शियल, और वहां पे कौन सा वर्ड था, वहां पे था सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस में हर्डिंग में जो किया जाता है दैट इज ओनली फॉर माय पर्सनल यूज, we do not have anything surplus to sell in the market, that is called nomadic herding in a subsistence form। दूसरी जो हमारे पास एनिमल रेयरिंग होती है दैट इज फॉर द कमर्शियल यूज। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हम लोग जानवरों को रखते हैं, उनको चराते हैं, उनको रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, मेंटेन किया जाता है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है और बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी होती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे आपको मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े शेल्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको फोडर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप अपने जानवरों कहीं लेके नहीं जा रहे हो, है ना, कई 100 किलोमीटर उनको चराने के लिए लेके नहीं जा रहे हो, वो एक फिक्स जगह पे रहते हैं। तो जब वो फिक्स जगह पे रहेंगे तो शेल्टर की जरूरत भी पड़ेगी, फोडर की जरूरत भी पड़ेगी, है ना, वेटनरी हेल्प की जरूरत भी पड़ती है। तो कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसे कहते हैं रैंचिंग। तो ये वेस्टर्न कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है, और ये जो रैंचेस होते हैं ये परमानेंट रैंच होते हैं। तो है ना, रैंच का मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, उसे हम लोग रैंच कहते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे की जाती हैं। देखिए, देख सकते हो आप, एक रैंचिंग है ना, तो पीछे आप ये कैटल्स देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कई कई 100 एकड़ का एक लैंड होती है जिसके चारों तरफ जो है चार दीवारी होती है, कांटे वांटे लगाए जाते हैं, तो उसके अंदर ही जानवरों को बेसिकली रखा जाता है, उसे रैंच कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कमर्शियल होता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। तो बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कई जगह पे, जैसे मैक्सिको वगैरह में या साउथ अमेरिका में, यूरोप के अंदर भी कई जगह पे किया जाता है, कनाडा वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, साउथ अफ्रीका में किया जाता है। तो रैंचिंग जो होता है ना वो यहाँ पे किया जाता है। तो बड़े बड़े लार्ज एरियाज होते हैं, कहता है रैंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स व्हिच आर फेंस्ड टू रेगुलेट। देखिए, फेंसिंग की जाती है टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। तो जैसे बहुत बड़ा एरिया होता है ना, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको अलग अलग जो है इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो पहले जो है यहाँ पे रैंचिंग की जाती है, जब यहाँ पे घास वास जब खत्म हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर दूसरे वाले में एंट्री कर दी जाती है, इसके यहाँ पे की जाती है, तो पीछे वाला ये ग्रो करने लगता है, जब ये भी खत्म हो जाता है तो यहाँ पे रैंचिंग की जाती है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे एरिया होते हैं, इस तरह से यहाँ पे एक बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे जो है रैंचिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड यूर रैंचिंग एंड द कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। तो इन रैंचिंग के अंदर जो है एक ही तरह का जानवर पाला जाता है,
या तो वो भेड़ होगी या बकरी होगी या गाय होगी या पिग होगा, एक ही तरह के जानवर को पाला जाता है क्योंकि वो कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो शीप्स, कैटल्स, गोट्स, हॉर्सेस वगैरह वो सब यहाँ पे किया जाता है और हाईली साइंटिफिक तरीके से रखा जाता है फॉर द मीट या वूल, हाइट, स्किन वगैरह के लिए रखा जाता है। रियरिंग ऑफ एनिमल इज इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। तो आपको मैंने बता ही दिया भैया साइंटिफिक बेसिस पे होता है ना, ऐसे मुंह उठा के कुछ नहीं किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे ये देखिए मैप देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे रैंचिंग होती है, कहाँ कहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न अमेरिका है ना, ये जो अर्जेंटीना वाला एरिया है यहाँ पे देख सकते हो, साउथ अफ्रीका वाला यहाँ पे आप देख सकते हो रैंचिंग यहाँ पे की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है थोड़ा यूरोप वाला, ठीक है, ये भी आप साइबेरिया वाला रीजन थोड़ा बहुत वो देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपकी बेसिकली रैंचिंग वगैरह की जाती है। तो मेन एरिया कौन कौन से हैं, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंट्रीज वेयर द कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग इज डन। तो थोड़ा बहुत आपको मैप के थ्रू आप जान सकते हो कि कहाँ पे रैंचिंग की जाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में इस तरह के लोकेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग होती है और लोगों के पास पैसा बहुत है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इसलिए वो कैपिटल भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो इंडिविजुअल लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, तो उनको मशीन्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए इंडिया में तो ये सब नहीं हो सकता ना, इस तरह का एक्सटेंसिव और कमर्शियल रेयरिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है वही बहुत छोटी है, दूसरा हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम लोग बहुत ज्यादा मशीनों में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे कंडीशन ही कुछ ऐसी हैं कि वो लोग इस तरह कमर्शियल जो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड भी है वहां पे, है ना। चलिए अगली जो हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी आती है दोस्तों वो आती है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ही प्रिमिटिव एक्टिविटी है, बहुत प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी की जाती है और एडवांस सोसाइटी में भी की जाती है। एग्रीकल्चर बहुत बेसिक है क्योंकि हमें जो फूड ग्रेन्स मिलता है और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है विच इज द प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली, राइट। चलिए तो कहता है द बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ द फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लाइवस्टॉक एंड द लाइवस्टॉक्स आर रेज्ड। तो अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर होती है। तो पहली टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है वो होती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जहां पे ये वर्ड आता है ना सब्सिस्टेंस, इसका मतलब होता है एवरीथिंग दैट वी प्रोड्यूस इट इज कंज्यूम्ड ओनली लोकली, इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट for the commercial purpose. That is the meaning of subsistence. So subsistence means only survival. So whatever I am producing in my fields, I am consuming that produce locally only, maybe in my family or in my neighborhood. Nothing is left surplus. दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाम में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जो बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटीज करती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज करती हैं, पहाड़ों में रहती हैं या कहीं भी रहती हैं, वो सोसाइटी जो है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करती हैं। एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव अभी थोड़ा देखेंगे इसका मतलब क्या है, पहले प्रिमिटिव पढ़ लेते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक आपके पास एग्जांपल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, आप इसको अच्छे से जानते हो, है ना। अफ्रीका में, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है, राइट। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें होता क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बेसिकली इसमें जो है वो किसी जंगल में किसी पर्टिकुलर एरिया को काट दिया जाता है, उसको काटने के बाद वहाँ पे 4 साल तक खेती बाड़ी की जाती है। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उस एरिया को छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे भी हम लोग जंगल की कटाई करते हैं, उसको जलाते हैं, ठीक है। तो उसकी जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो तीसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, है ना। इसे झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और अलग अलग कंट्रीज में इसका अलग अलग नाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे सेंट्रल अमेरिका वगैरह में और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या झूम कल्टीवेशन को मिल्पा। इंडोनेशिया में इसको लडांग कहा जाता है।
मलेशिया में भी इसको लडांग कहा जाता है। अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो ना, तो इंडिया की देखिए मैंने अलग से आपके लिए ये कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में इसको खिल कहा जाता है, राजस्थान में इसको जो है वाल्त्रे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इट इज कॉल्ड दीपा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोड़ू कहा जाता है, पोड़ू। ठीक है, तो ये हैं सब झूम कल्टीवेशन के ही नाम हैं, एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया आपका प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि प्रीमिटिव सोसाइटीज में की जाती हैं। उनकी जो 2 4 10 लोगों की फैमिली होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली में ही कंज्यूम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे भी प्राइवेट लैंड का कोई ऐसा सच कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, जंगल होता है, वो काट दिया, वहां पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन किया जाता है, उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो सब चलता रहता है। एक हमारे पास आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है इंटेंसिव और एक है सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया कुछ भी यहाँ पे सरप्लस नहीं होता। इंटेंसिव का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जाती है बहुत इंटेंस तरीके से की जाती है। इंटेंस तरीके का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड होती है छोटी लेकिन पॉपुलेशन होती है ज्यादा, डिमांड होती है बहुत ज्यादा। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो थोड़ा सा जो लैंड एरिया होता है ना, उसी से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ली जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं इंटेंस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंस तरीके से की जाती है, साल में जो है 2 या 3 फसलें यहां से प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, अपने कंजप्शन के लिए की जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये उन एरियाज में की जाती हैं जहां जो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और मॉनसून एरिया में की जाती है ना, जैसे इंडिया में, ये कहां भाग गया, ठीक है, इंडिया में जो है वो इस तरह की फार्मिंग की जाती है डेफिनेटली। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा इधर उधर चला गया है। हाँ, कहाँ थे हम लोग, यस 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 यस, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है और मॉनसून वाले एरिया में की जाती है। ठीक है, तो इंडिया भी इसके अंदर आता है। देखिए आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, एरिया ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या कहता है। अब ये भी देखिए 2 तरह की होती है, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, 2 तरह की होती है। एक होती है जहां पे पैडी कल्टीवेशन की जाती है, मतलब जहां पे चावल की खेती की जाती है। एक होता है जहां पे चावल के अलावा दूसरी फसलों को उगाया जाता है, जैसे वीट, सोयाबीन, बार्ली और सोयाबीन वगैरह। तो 2 तरह की होती हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, 2 तरह की होती हैं। एक होती है जहां पे चावल की खेती की जाती है, दूसरी होता है जहां पे चावल के अलावा दूसरी खेती की जाती है। तो क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये देखिए, इंडिया के कोस्टल एरिया को देखिए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखिए। ठीक है, यहां पे की जाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जहां पे डार्क जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, ये है राइस बेस्ड, जहां पे पैडी कल्टीवेशन की जाती है। चाइना के अंदर जो है, स्पेशली आपका जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न चाइना है, पूरी तरह से यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन किया जाता है, राइट। लेकिन जो थोड़ा सा ग्रे वाला एरिया है, यहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे वीट, बार्ली वगैरह। तो लोकेशन आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो जहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे की जाती है पैडी कल्टीवेशन, और जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होता है, जो थोड़े से सेमी एरिड होते हैं, वहां पे की जाती है, होती तो वहां पे भी इंटेंसिव है, लेकिन वो राइस बेस्ड नहीं है, पैडी बेस्ड नहीं है, वो वीट बेस्ड या बार्ली या जो है दूसरे सोयाबीन वगैरह वहां पे उगाई जाती है। तो इंडिया का क्लियरली आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, राइट। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हो, राइट। चलिए देखिए, बता भी रखा उसने इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो ड्राई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न सदर्न इंडिया है ना, वो सब यहाँ पे किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारे दोनों तरह की एग्रीकल्चर, लेकिन एक और तरह की एग्रीकल्चर होता है जिसे कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी नया है बेसिकली, पिछले 200-300 साल में ही इसको लाया हम लोगों ने। हम लोग मतलब यूरोपियंस। तो यूरोपियंस ने जब अलग अलग कंट्रीज को कंट्रोल करना शुरू किया, उनको कॉलोनी बनाया, तो यूरोपियंस ने जो है कुछ कुछ एरियाज में कुछ खास क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया लार्ज स्केल पे। एक चीज और बता दूं कि ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता था, ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था, ओनली पैसा कमाने के लिए।
ठीक है, लोकली इसको कंज्यूम नहीं किया जाता है, पैसा कमाने के लिए इसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए किया जाता है, या फिर इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल के लिए इसका यूज किया जाता है कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसका एकमात्र जो मोटिव होता है वो होता है पैसा। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं आप क्लियरली देख सकते हो, टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल एटसेट्रा। ये सब यूरोपियंस ने अलग अलग कंट्रीज में जहां पे उनकी कॉलोनीज थी वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का करेक्टर क्या होता है, इसका देखिए करेक्टर क्या होता है। जो लैंड एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज एस्टेट्स होते हैं प्लांटेशन के लिए, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैनेजरियल, अब ये इतने बड़े एस्टेट को मतलब 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, ठीक है, वो किसान तो मैनेज नहीं कर सकता, तो बड़े बड़े मैनेजर्स रखे जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी किया जाता है, और टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा होती है, साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन किया जाता है, सिंगल क्रॉप होती है सबसे बड़ी बात, और चीप लेबर की रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल नो हाउ स्किल चाहिए होता है इसके लिए, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा खासा डेवलप होना चाहिए। तो जहां पे प्लांटेशन कल्टीवेशन एग्रीकल्चर किया जाता है तो ये सब चीजें वहां पे होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन तो रिक्वायरमेंट होती है, वो पहले ही मैंने आपको बताया कि वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए किया जाता है, तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए मतलब किसी कोस्टल एरिया में किसी पोर्ट पे आपको लेके जाना है तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेबर इंटेंसिव भी होता है, जैसे कॉफी या टी होती है या कोको, उसके पत्ते वगैरह चुनने के लिए आपको स्पेशल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो लेबर चीप होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा चीप लेबर चीप होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा जो प्लांटेशन को जो ग्रो कर रहा है, जो उसका मालिक है, राइट। और साइंटिफिक मेथड से किया जाता है कि उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह ना आए, तो वो सब चीज़ें की जाती हैं, टेक्निकल सपोर्ट बहुत होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल आपकी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग जो कॉलोनियल पावर्स थी बेसिकली उसने अलग अलग जगह पे किया। जैसे फ्रांस था, फ्रांस का ज़्यादातर जो कॉलोनीज थी वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर थी, तो उन्होंने वहाँ पे कोको और कॉफ़ी के प्लांटेशन करना शुरू किया, वेस्टर्न अफ्रीका में, घाना वगैरह में, माली, घाना, चाड वगैरह में। ब्रिटिशर्स ने जो है श्रीलंका में, इंडिया में, मलेशिया वगैरह में यहाँ पे कॉफ़ी, टी, रबड़ वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके अलावा स्पेन ने, अमेरिका ने, उन्होंने जो है फिलीपींस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो फिलीपींस में उन्होंने जो है शुगर केन और कोकोनट की में प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना शुरू किया। डच ने जो है वो इंडोनेशिया वगैरह में शुगर केन को करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर तो आज भी जो वहाँ के बहुत जो फार्म्स हैं, जो शुगर केन फार्म्स हैं, जो कॉफ़ी फार्म्स हैं, उसको अभी भी बहुत सारे यूरोपियंस ही कंट्रोल करते हैं ब्राज़ील के अंदर। और जो ब्राज़ील में जो बड़ी बड़ी प्लांटेशन होती है उसके लिए स्पेशल नाम होता है जिसे कहा जाता है फजेंडास। ठीक है, FAZENDAS, तो उसको फजेंडा कहा जाता है, तो थोड़ा आप इसको भी याद यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास आता है वो आता है एक एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। देखिए एक्सटेंसिव है यहाँ पे वर्ड का यूज, इंटेंसिव नहीं है। इंटेंसिव का मतलब होता है छोटी लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेना, इंटेंस खेती करना। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिसका जो बहुत दूर तक फैली होती है, एक्सटेंड, एक्सटेंशन, है ना, दूर तक फैली होती है, मतलब यहां पे जो लैंड एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, तो यहां पे उसको बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन बड़े पैमाने पे होता है, तो ये मतलब होता है एक्सटेंसिव का, एक्सटेंशन, एरिया बहुत बड़ा होता है, और कमर्शियल तरीके से किया जाता है, मतलब बेचने के पर्पज से किया जाता है, कंज्यूम करने के पर्पज से नहीं किया जाता। और ग्रेन्स पैदा की जाती हैं, ग्रेन मतलब व्हीट बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। कल्टीवेशन जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। कहां कहां पे की जाती है, लोकेशन एक बार देख लेते हैं। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स। मिड लैटिट्यूड मतलब आपका वो जो है वो 40, 45, 50 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा है। वीट यहाँ पे जो है प्रिंसिपल क्रॉप होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द वीट जो है कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राई वगैरह वो भी यहाँ पे किया जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या है, साइज ऑफ द फार्म इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे जो किसान होते हैं ना, अपने जैसे किसान नहीं होते हैं, 2000 एकड़ जमीन होती है भैया, वहां पे किसानों के पास 1000, 1500, 2000 एकड़ जमीन होती है, उससे भी ज्यादा होती है, 10-10 हजार एकड़ जमीन होती है, बड़े बड़े फार्म होते हैं। अब इतने बड़े बड़े फार्म में आप ट्रैक्टर से तो खेती नहीं कर सकते, और ट्रैक्टर भी होते हैं तो वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं,
और स्प्रे अगर करें किया, मान लो वहां पे फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना है या फिर वहां पे पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करना है, तो वो भी हेलीकॉप्टर से किया जाता है, प्लेन से किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बैल से तो नहीं करोगे आप वहां पे खेती बाड़ी। तो ये एक्सटेंसिव, हर चीज यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी होती है। फार्म के साइज बड़े होते हैं, मशीन का साइज बहुत बड़ा होता है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती है, आउटकम जो होता है वो भी बहुत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए ही किया जाता है। तो हर चीज यहाँ पे एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, मैकेनाइज्ड होता है हर कुछ, मतलब मशीनों के तरीके से किया जाता है। तो कहता है देयर इज लो यील्ड पर एकड़। तो हर एकड़ में प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना। एक आदमी के पास 2000 एकड़ जमीन है, तो वो 2000 एकड़ के अंदर इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करेगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करेगा। तो जब ओवरऑल प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। लेकिन इंटेंसिव वाले में क्या होता है? इंटेंसिव वाले में पर पर्सन प्रोडक्शन काफी कम होती है, लेकिन पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर ना 2 3 4 फसलें पैदा करते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव वाले में एक ही फसल कर लो, वो भी मोर देन सफिशिएंट होती है, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। आप यहां पे क्लियरली मैप के अंदर इसकी लोकेशंस भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए जो प्रेरीज होती हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज होती हैं, आपका जो हो यूरोप के अंदर और साइबेरिया के अंदर, यहाँ पे जो आपका मतलब जो जो एरिया है, इंटीरियर एरिया, यहाँ पे आपका जो स्टेपे है वहाँ पे होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आप यहाँ पे डाउन्स वगैरह और वो सब चीज़ें जो है देख सकते हो। अर्जेंटीना के अंदर वगैरह सब की जाती हैं ना, तो ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, कैंटरबरी प्लेन जो है न्यूजीलैंड में होते हैं, कनाडा अमेरिका की जो प्रेरीज होती हैं, अर्जेंटीना में जो पंपास होता है ना, यूरेशियन स्टेपेज एंड ऑल दैट, वहाँ पे ये इस तरह की इंटेंसिव ग्रेन, ग्रेन मतलब मैं यहाँ के वीट की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर जो फोकस होता है ना वो वीट के ऊपर होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। जो ये यूरेशियन प्रेरीज हैं, इसको कहा जाता है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। फूड बास्केट भी कह सकते हो, वीट बास्केट भी कह सकते हो। अगली जो हमारे पास फार्मिंग होती है, ये होती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ, मतलब फूड ग्रेन्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो एनिमल और एग्रीकल्चर दोनों का मिक्स होता है, इसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, यूपीएससी में तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहता है दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बहुत डेवलप्ड पार्ट होते हैं ना, वहां पे इसको किया जाता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया and the temperate latitudes of the southern continents, figure number 5.14। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो एरियाज ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, ये देखिए हाईली डेवलप्ड एरिया, हाईली डेवलप्ड एरिया, यूरोप को देखिए हाईली डेवलप्ड एरिया, हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड। ठीक है, तो वहां पे किया जाता है जो बहुत हाईली डेवलप्ड होता है। तो मिक्स्ड फार्म्स आर द मॉडर्न मॉडरेट इन साइज, साइज में बहुत बड़े नहीं होते जितना देखो एक्सटेंसिव वालों से छोटे होते हैं, लेकिन इंटेंसिव वालों से बड़े होते हैं, तो थोड़ा मीडियम साइज के ही होते हैं। एंड यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? बेसिकली व्हीट, बार्ली, ओट्स, राई वगैरह, वो सब किया जाता है। क्रॉप रोटेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, और फोडर क्रॉप्स भी होती हैं, क्योंकि देखिए मिक्स्ड के अंदर एनिमल भी होता है ना, तो एनिमल क्या खाएंगे भैया? एनिमल तो फोडर ही खाएंगे ना, घास खाएंगे, तो उनके लिए जो है फोडर भी ग्रो किया जाता है डेफिनेटली। क्रॉप रोटेशन की जाती है, इंटरक्रॉपिंग की जाती है ना, अलग अलग फसलें जो है उगाई जाती हैं, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, और कई बार जो है वो एक साथ ही अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, एक लाइन में वो, एक लाइन में ये, एक लाइन में वो, एक लाइन, जैसे कि हम लोग पिछले एनसीईआरटीज में कर चुके हैं, राइट? और मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, वो सब हम लोग कर चुके हैं। तो वो सब यहाँ पे किया जाता है ताकि सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे, उसके लिए किया जाता है। इक्वल एम्फोसिस इज लेड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन एंड द एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से एनिमल यहाँ पे पाले जाते हैं? कैटल्स, शीप्स, पिग्स, पोल्ट्री वगैरह, है ना, वो सब यहाँ पे किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द फार्म मशीनरी। तो मशीनों से ही खेती की जाती है। अब क्योंकि जब हम यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो ये भी कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। तो कमर्शियल फार्मिंग आप जो है लेबर के ऊपर फोकस होके नहीं कर सकते। कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपको मशीनों का यूज करना ही पड़ेगा। तो जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल्स यहाँ पे पाले जाते हैं, उनके लिए भी मशीनों का यूज किया जाता है,
और जो एग्रीकल्चर की जाती है उसके लिए भी मशीनों का यूज किया जाता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है दिस इज ऑल्सो हाईली कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होता है और मशीनों का यूज किया जाता है भैया, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाने के लिए। अगला जो हमारे पास होता है दैट इज डेयरी फार्मिंग। तो दूध वगैरह, डेफिनेटली डेयरी का मतलब ही दूध है, तो दूध वाले जानवर यहाँ पे पाले जाते हैं, राइट। तो ये वहां पे होता है मोस्ट एडवांस्ड एंड द एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ द मिल्क एनिमल। डेयरिंग इज द मोस्ट एडवांस्ड, पॉइंट को याद रखना है, मोस्ट एडवांस्ड एंड द एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ द मिल्क एनिमल्स। देखिए जो हमारे गद्दीस थे, जो बकरवाल्स थे, जो गुज्जर्स थे, वो लोग भी दूध देने वाले एनिमल्स रखते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल पे नहीं रखते हैं, ये वाले एडवांस लेवल पे रखते हैं जहां पे पर्टिकुलरली डेयरी फार्मिंग की जाती है। और ये भी काफी हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत खर्चा होता है यहाँ पे भी, खर्चा इन द सेंस कि लैंड यहाँ पे बहुत यूज होती है, जानवरों को रखने के लिए आपको शेल्टर भी चाहिए, शेड वगैरह बनाना पड़ता है, उनके लिए जो फोडर वगैरह होता है उसको स्टोरेज भी करना पड़ता है ना, और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट भी होती है ना, जो कैटल की ब्रीडिंग है वो भी की जाती है, उनकी हेल्थ केयर वगैरह पे बहुत खर्चा होता है डेयरी फार्मिंग के, इसलिए तो कहते हैं सबसे ज्यादा एडवांस टाइप ऑफ फार्मिंग यही होती है आपकी, ठीक है, डेयरी फार्मिंग। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, देखिए ये गाय बंधी हुई है ना, एक शेल्टर के नीचे, और एसी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, एकदम पूरा यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह का प्रबंध किया गया है, एकदम पक्का बनाया हुआ सब कुछ, डॉक्टर वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो एकदम पूरी तरह से कमर्शियल होता है। बहुत खर्चा होता है, खर्चा तो इसलिए होता है ना क्योंकि इनकम भी बहुत होती है, इनकम भी बहुत होती है। इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव, ठीक है, हाईली लेबर इंटेंसिव, और वो लेबर भी ऐसी वैसी नहीं, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, है ना, स्किल्ड लेबर। इट इन्वॉल्व्स रिगरस केयर ऑफ द फीडिंग एंड द मिल्चिंग। तो दूध वगैरह निकालना है आपको, या फिर उनको फीडिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एक देखभाल की जरूरत होती है ना, जानवरों को पालने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि उसको लाया बांध दिया और ऐसे ही अपने आप ही बढ़ जाएगा, अपने आप ही दूध दे देगा, नहीं भैया, आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। और यहाँ पे कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, देयर इज नो ऑफ सीजन, डेयरी फार्मिंग में कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। इट इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन नियर द अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स। डेफिनेटली सीधी सी बात है, क्योंकि अर्बन एरिया में ही तो कंजप्शन होगा, तो उससे बहुत ज्यादा दूर थोड़ी आप इसको रख सकते हो। तो एनिमल जो आपके अर्बन एरिया होते हैं उसके आसपास ही 10, 20, 30, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको बेसिकली डेयरी फार्मिंग की जाती है, क्योंकि जो फ्रेश दूध होता है वो आप सिटी में लेके जा सकते हो, है ना। बहुत दूर अगर आप लेके जाओगे दूध तो खराब हो जाएगा ना, वहां पे जाने में आपको 4 दिन लगेंगे, तो दूध खराब हो जाता है। इसीलिए तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रेफ्रिजरेशन, है ना, वो सब यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज अबाउट योर डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो दुनिया में बेसिकली 3 ऐसे मेन रीजन्स हैं जहां पे डेयरी फार्मिंग की जाती है। जो सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट इज द नॉर्थ वेस्ट यूरोप, सेकंड जो है वो कनाडा वाला रीजन है, और थर्ड जो है वो आपका साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। फिगर नंबर 5.16 आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, कनाडा वाला जो रीजन है ये, और ऑस्ट्रेलिया वाला तस्मानिया एंड ऑल दैट, दिस इज योर यूज्ड फॉर द डेयरी फार्मिंग, ठीक है। दैट इज अबाउट डेयरी फार्मिंग। नाउ अगला जो हमारे पास आता है दैट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ है आपको सबको पता है पहले से ही, राइट। तो जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहाँ पे ये तरह की खेती की जाती है। तो क्योंकि नाम में ही मेडिटेरेनियन है तो यहाँ पे तो होता ही है। कैलिफोर्निया वाला जो आपका रीजन होता है, ये आपका जो चिली रीजन होता है, चिली वगैरह में, ठीक है, आपका जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन होता है यहाँ पे, और कुछ हिस्सा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, क्योंकि जो आपने जीसी लोगों के अंदर जो है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो पढ़ा ही हुआ है ना, उसके बारे में है बेसिकली ये। तो वहां पे होता है, और यहाँ पे कुछ खास तरह की हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब कुछ स्पेशल तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं फॉर द स्पेशल पर्पस ओनली, ठीक है। और क्या कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है आप सबको पता है, लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। ग्रेप कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है, ऐसे एक्चुअली सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। तो ज्यादातर सिट्रस फ्रूट, और जिस पे ज्यादातर जो फोकस है वो ग्रेप्स के ऊपर होता है, और ग्रेप से क्या बनाते हैं वो लोग, वाइन बनाते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला जो ग्रेप होता है उससे बनाते हैं वाइन, लेकिन जो थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला ग्रेप्स होते हैं उससे क्या बनाते हैं, रेजिन्स। और सिर्फ यहाँ पे पूरा फोकस वाइन के ऊपर और सिट्रस फ्रूट के ऊपर नहीं होता है, यहाँ पे जो है ओलिव्स और फिग्स ये भी पैदा होते हैं, और ये भी दोनों बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं। ओलिव ऑयल कितना महंगा होता है, फिग्स भी बहुत महंगे होते हैं, राइट, वाइन्स भी बहुत महंगी होती हैं। तो ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो एग्रीकल्चर किया जाता है हाईली कमर्शियल होता है,
और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो भी बहुत रिच होते हैं, बहुत रिच होते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर ना, स्पेशलाइज का मतलब ये है कि उसको आप हर जगह ग्रो नहीं कर सकते, कुछ खास जगह पे ही ग्रो होती है, इसीलिए वो कुछ खास जगह पे ग्रो होने की वजह से उसके अंदर स्पेशलिटी आ गई है ना, तो इसी वजह से बहुत स्पेशल है और काफी वैल्यूएबल क्रॉप्स होती हैं डेफिनेटली, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। आगे कहता है मार्केट गार्डनिंग एंड द हॉर्टिकल्चर। अब ये क्या है मार्केट गार्डनिंग? देखिए नाम में क्या लिखा हुआ, मार्केट लिखा हुआ है। गार्डनिंग मतलब जहां पे आप फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हो, हॉर्टिकल्चर मतलब आप यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को ग्रो करते हो, इसे कहते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड द हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो की होती है, यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह ग्रो होते हैं, जो फ्लावर्स वगैरह ग्रो होते हैं, वो अर्बन सेंटर्स में बेचने के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो फार्म्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर देयर इज अ गुड ट्रांसपोर्टेशन। और ये देखिए गुड ट्रांसपोर्टेशन भी और अर्बन एरियाज में भी जहां पे इनकम लोगों की बहुत हाई होती है, तो जो महंगे वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, कस्टमर होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये किया जाता है। तो डेफिनेटली ये किसी वैसी जगह पे तो नहीं होगा जहां पे गरीब जनता रहती है, सिटीज में होगा, उन कंट्रीज में होगा जो हाईली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि फूल वगैरह, सब्जियां, है ना, फ्रूट्स, क्योंकि महंगा सामान होता है ना, तो इसीलिए अर्बन सेंटर्स में और डेवलप्ड कंट्रीज में ये इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप्ड है। कंज्यूम तो हम यहां भी करते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर की आपको जरूरत पड़ती है, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आर्टिफिशियल हीटिंग और कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सर्दियों में आपको वहां पे हीट देना पड़ता है, गर्मियों में आपको वहां पे कूलिंग देनी पड़ती है आर्टिफिशियली एसी वगैरह चला के। तो भैया ये तो हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ना, इसको पैदा करने में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि इसको बेचते हैं ना जब अच्छी मोटी कमाई भी होती है, वो होती है आपकी ये गार्डनिंग एग्रीकल्चर, राइट। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। देखिए नॉर्थ वेस्ट यूरोप मतलब हाईली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब बड़े बड़े सिटीज में जहां पे इंडस्ट्री डेवलप्ड है, और डेंसली पॉपुलेटेड मतलब वहां पे डिमांड भी बहुत हाई होती है, इसीलिए वहां पे इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। और कहां कौन कौन सी लोकेशन है? ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेडिटेरेनियन रीजन, ये भी कभी जाने माने एरिया है, डेवलप्ड एरिया है। नीदरलैंड में जो है वो फ्लावर्स काफी ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, स्पेशली ट्यूलिप, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। फिर इसी में एक टाइप की और स्पेशल एग्रीकल्चर होती है जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब यह है कि जो वेजिटेबल वहां पे ग्रो होती है, रात भर में उसको ट्रक्स वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके बहुत दूर तक जो है किसी इंडस्ट्रियल कमर्शियल सिटी में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो रात भर जो है वहां पे ट्रक चलते रहते हैं और सब्जियां वगैरह को, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, उसको सिटीज में लेके जाते हैं। दिस इज कॉल्ड योर ट्रक फार्मिंग। यूएसए वगैरह में ट्रक फार्मिंग काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ये वाली फार्मिंग, ठीक है। आगे जो है वो बात करता है, ये पूरे का पूरा मैंने आपको करवाई दिया, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। एक और फार्मिंग के बारे में जो है इसने फैक्ट्री फार्मिंग बेसिकली बात करता है वो, ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग के आगे बारे में बता देता हूँ। देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे है फैक्ट्री फार्मिंग को लेके, देखिए ये है, ठीक है। तो इसमें कोई खुली जगह नहीं होती है, ठीक है, इस तरह के बंद चैम्बर्स होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, पोल्ट्री जहाँ पे चिकन वगैरह पाले जाते हैं, राइट, वो हो गया। इसी तरह के आपके जो क्लोज जो चैम्बर्स होते हैं वो काऊ के लिए भी किया जाता है, क्योंकि लोग वहां पे बहुत ज्यादा बीफ कंज्यूम करते हैं। बफेलोज के लिए भी होता है, पिग्स के लिए भी होता है, राइट। इसे कहा जाता है फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है, इसे कहते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। तो जैसे पोल्ट्री फार्मिंग और वो सारी सारी चीजें ये हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो नाम में ही लिखा हुआ है कोऑपरेट मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है? जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में आते हैं और एक साथ मिलकर बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेट फार्मिंग। एक साथ खेती बाड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जमीन वो बेच देते हैं, नो, उनके पास इंडिविजुअल लैंड होती है, ओनरशिप उन्हीं के पास होती है, लेकिन क्योंकि वो छोटे किसान होते हैं
तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए छोटे छोटे किसान आपस में पूलिंग करते हैं। पूलिंग करने के बाद वो खेती करते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेशन होता है छोटे छोटे फार्मर्स का। तो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन, मतलब कंट्रीब्यूट करना बेसिकली, राइट, वॉलंटरली, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, फॉर मोर एफिशिएंट एंड द प्रॉफिटेबल फार्मिंग। क्योंकि अलग 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 करोगे तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अलग अलग करोगे ना तो आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे, ना आप इरिगेशन के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही आप मशीनों के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। अलग अलग करोगे क्योंकि आपके पास छोटी लैंड होल्डिंग है। अगर आप कॉपरेशन में करोगे ना तो आप ट्रैक्टर भी खरीद सकते हो, कंबाइन भी खरीद सकते हो, थ्रेशर भी खरीद सकते हो, इरिगेशन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है ना। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कोऑपरेटिव फार्मिंग वाला, 100-150 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है। कई वेस्टर्न कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जैसे डेनमार्क वगैरह में, नेदरलैंड, बेल्जियम में, स्वीडन वगैरह में। इंडिया में भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है, लेकिन उतने बड़े स्केल पे नहीं की जाती जितनी वहाँ पे शुरुआत हुई थी। डेनमार्क के अंदर तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है कोऑपरेटिव फार्मिंग कि डेनमार्क में आज हर किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, 100%। ठीक है, वो हो गया। फिर एक बात आती है हमारे पास कलेक्टिव फार्मिंग। देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग सिर्फ यही फर्क होता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर जो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है वो फार्मर के पास ही रहती है, ओनर के पास रहती है। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में जो ओनरशिप होती है वो फार्मर के पास नहीं रहती, तो उनकी सारी की सारी लैंड को सरकार ले लेती है, तो उनके पास इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती। उसे कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। थोड़ी बहुत उनको जमीन मिल सकती है हल्का फुल्का अपनी फैमिली को के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल उनकी पूरी लैंड सरकार ले लेती है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। सोशल ओनरशिप बोलते हैं इसको, मतलब कोई भी इंडिविजुअल ओनर नहीं होता, सभी ओनर होते हैं। सबसे पहले इसको रशिया में इंट्रोड्यूस किया गया। रशिया में इसको जो है कोलखाज कहा जाता है। ठीक है, कोलखोज, तो ये पर्टिकुलर टर्म आप याद रख सकते हो, सोवियत यूनियन के अंदर। तो वो सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइमरी एक्टिविटी आती है, दैट इज योर माइनिंग। तो एग्रीकल्चर हमारा हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, सब्सिडेंस एग्रीकल्चर हम लोगों ने कर लिया, कमर्शियल एग्रीकल्चर हम लोगों ने कर लिया, झूम कल्टीवेशन वाला शिफ्टिंग हम लोगों ने कर लिया, इंटेंसिव कर लिया, एक्सटेंसिव कर लिया, फैक्ट्री फार्मिंग हम लोगों ने कर लिया, हॉर्टिकल्चर भी कर लिया। अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर हम लोग कर चुके हैं, उनकी लोकेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स आपके पास बने होने चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली जो हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज द माइनिंग, राइट, माइनिंग। तो माइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी एवोल्यूशन के अंदर। इवन जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से हमारे यहाँ पे जो एज है, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो एज है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको अलग अलग हम लोग मेटल से उसको इंडिकेट करते हैं, जैसे कॉपर एज, ब्रोंज एज, आयरन एज वगैरह। ठीक है, और इनिशियली तो जो माइनिंग करके हम लोग मेटल्स वगैरह माइन करते थे, वो किसके लिए यूज करते थे? टूल्स वगैरह बनाने के लिए, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, या फिर वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसका पूरा पर्पस चेंज हो गया, माइनिंग, है ना। माइनिंग से आजकल हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, हर चीज कहीं ना कहीं हम लोग माइनिंग से ही जुड़ी हुई होती है। जहां से आपको मेटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वहीं पे माइनिंग की जरूरत होती है, कोल की रिक्वायरमेंट होती है तो माइनिंग करनी पड़ती है, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, माइनिंग करनी पड़ती है। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं आप माइनिंग का यूज करते ही करते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ माइनिंग ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है उसका साइज क्या है, उसकी ग्रेड क्या है, और मोड ऑफ अकरेंस क्या है। अगर घटिया ग्रेड का अगर कोई मेटल है कहीं पे मिलता है तो उसको हम माइनिंग थोड़ी करते हैं। घटिया क्वालिटी का अगर कहीं पे कोल होता है तो उसकी माइनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसकी ग्रेड क्या है, कितने साइज का वो है, वहां पे कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसकी कितना प्रॉफिट वो देगा हमें। दूसरी जो प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है उसकी, वहां पे हम लोग, हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी है। टेक्नोलॉजी होगी तभी तो आप उसको माइन कर पाओगे ना। एडवांस, जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की उतना बढ़िया तरीके से माइनिंग करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, उसका साइज, ग्रेड, एटसेट्रा, और दूसरा जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। और माइनिंग भी दोस्तों हमारे पास दो तरह की माइनिंग होती है, एक हमारे पास होती है ओपन कास्ट माइनिंग, और दूसरी हमारे पास होती है जिसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट माइनिंग बेसिकली। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग भी कह सकते हो। ओपन कास्ट माइनिंग में जो मेटल होता है या जो भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स होता है, कोल या कुछ भी, वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल होता है। तो वहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खोदना है उसको और खोद के उसको निकाल लेना है।
ग्राउंड के ऊपर ही सब कुछ अवेलेबल होता है। दैट इज कॉल्ड योर ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है, खोदा, ट्रक में भरा, लेके गए फैक्ट्री तक, सिंपल। दूसरी हमारे पास होती है वो होती है अंडरग्राउंड माइनिंग, जहां पे हमारा जो रिसोर्स होता है, जो नेचुरल रिसोर्स की मैं बात करूं, मान लो कोल का एग्जांपल ले लेते हैं, वो ग्राउंड पे ना होके वो नीचे होता है, 50 फीट नीचे, 100 फीट नीचे, 200 फीट नीचे, 500 फीट नीचे होता है। तो उसको वहां से कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए आपको लिफ्ट लगानी पड़ती है, तभी तो नीचे जा पाओगे ना। लिफ्ट का मतलब यहां पे शाफ्ट। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो शाफ्ट आप नीचे तक शाफ्ट लगाते हो, यहां से चीजों का माइनिंग करते हो, माइनिंग करने के बाद उसको शाफ्ट में रखते हो, शाफ्ट में रखने के बाद वो सरफेस के ऊपर आता है, ट्रक में भरते हो और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हो। तो ये होती है आपकी शाफ्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग भी जिसको कह सकते हो। दूसरी होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग काफी चीप होती है, सस्ती होती है और ईजी होती है करने में। लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है काफी कैपिटल इंटेंसिव होती है, महंगी होती है, रिस्की भी होती है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, बहुत बार यहाँ पे लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं। वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको वहाँ पे मेजर करने पड़ते हैं ना, थोड़ा महंगे टाइप की होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, तो यही था हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और थोड़ा बहुत हम लोगों ने माइनिंग के बारे में देखा। ठीक है, तो यही है दोस्तों आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो फिशिंग विशिंग और फॉरेस्ट्री वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया। एग्रीकल्चर हम लोगों ने किया, माइनिंग हम लोगों ने किया, हंटिंग गैदरिंग एंड ऑल दैट, तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर प्राइमरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अगले हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे आप प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल लेते हो, उसके अंदर फैक्ट्री में जाके वैल्यू एडिशन करते हो, उसके बाद उसको बेच देते हो। तो ये जो प्रोडक्शन वाला जो काम है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है, जो फैक्ट्री में काम होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कल वाले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।